आपका नाम क्या है? मेरा नाम लहर मिर्ज़ा है। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ और अब रावलपिंडी में रहती हूँ। तो बचपन में आपने स्कूल गई थी आप? जी जी। तो वहाँ पे लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था? अ, बचपन तो आपको पता है सबका बहुत अच्छा होता है और मेरा भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने होश संभाला तो पता चला कि मैं लड़का हूँ ही नहीं और लड़की भी नहीं हूँ। अल्लाह पाक ने मुझ में ना कुछ अ, अजीब सी वो खसूसियात किस्म होती है ना जो वो उस तरह की हैं कि ना मैं लड़कों में शुमार होती हूँ ना लड़कियों में। और मेरा दिल करता था कि मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं, लड़कियों के साथ खेलूं और मैं अपने आप को लड़की ही तस्लीम करती थी। अगर अम्मी कहती थी ना कि अम्मी पूछती थी तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं आगे से कहती थी मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, फ़लाँ जगह से आ रही हूँ। फिर स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल जाने लगे और 5 क्लास तक तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो सरकारी स्कूलों का तो शायद आपको ज़्यादा पता है हाउ नाउ है कि वो किस तरह के होते हैं। तो बचपन में जो मेरे क्लास फेलो थे वो तंग करते थे, कोई मुझे किस नाम से पुकारता था, कोई किस नाम से पुकारता था। तो खैर उस टाइम तो इतना वो हमें भी समझ बूझ नहीं थी, ना हम किसी को शिकायत लगाते थे क्योंकि हम डर लगता था लड़कों से कि मैं अगर घर में शिकायत लगाऊंगी तो कल मैं दोबारा स्कूल आऊँगी तो वो मारेंगे, ऐसा की बात करेंगे। फिर उसके अलावा मस्जिद जाना शुरू हुए। मस्जिद में जो हमारे कारी साहब थे वो अजीब अजीब हरकतें करते थे। तो वो फिर मैंने घर में आके जब मैंने बताया कि वो कारी साहब ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो फिर मैंने वो मदरसा छोड़ दिया। फिर मैंने घर में ही कुरान पाक पढ़ा। फिर जब हम प्राइवेट स्कूल जाना शुरू हुए, वहाँ लड़कियाँ लड़के मिक्स थे और मैं बैठती लड़कियों में थी। उन्हीं के साथ मैं पढ़ती थी, उन्हीं के साथ बैठती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और उनकी वजह से वो जो दूसरे मेरे क्लास वाले लड़के होते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे और वो मुझे इतना वो ज़हनी टेंशन दे देते थे कि जब मैं घर आती थी तो मैं कहती थी या अल्लाह पाक मुझे रात को ही मौत आ जाए, मैं सुबह स्कूल ना जाऊँ। क्योंकि मैं लड़कों की बातों को वो फेस नहीं कर सकती थी कि वो अजीब अजीब तरह की मुझे बातें करते थे। खैर मैं जब बाहर जो मेरे क्लास फेलो थे वो दिखने में काफ़ी हेल्दी भी थे और कदावर भी थे, लेकिन वो दिखने में मुझसे बड़े लगते थे। लेकिन मेरे क्लास फेलो होते थे, जब मैं कहीं बाहर उनसे मिलती थी सलाम दुआ करते थे तो मेरे कज़न वगैरह देखते थे तो वो घर आके शिकायतें लगाते थे कि इसकी दोस्ती बड़े लोगों के साथ है, बड़े लड़कों के साथ है, तो इस तरह उस तरह। तो मेरे भाई वगैरह मुझे बहुत मारते थे, बस उनके हाथ से ज़्यादा मारते थे कि मुझे ऐसे ज़ख्म हो जाते थे कि वो कहते थे ये कौन लड़का। मैं उनसे कहती भी थी कि मेरा फ़लाँ क्लास फेल। फिर उसके बाद मुझे मेरे कज़नों ने हरासा करना शुरू किया। वो मुझे गलत कामों की तरफ माइल करते थे और ऐसे बहुत बुरी बुरी हरकतें करते थे मेरे साथ। तो वो भी डरते हुए मैं घर इसलिए नहीं बताती थी कि वो घर बताऊंगी तो फिर भी मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी। तो वो मार मैं आज तक नहीं भूल सकी। अब जो मेरे भाई जिस तरीके से मुझे मारते थे या जिस तरीके से मुझे अब्बू टॉर्चर करते थे कि जो पानी वाला पाइप होता है ना उससे मुझे अब्बू मारते थे, तो मुझे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होता था सिवाय मेरी अम्मी के। तो फिर एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि एक दफ़ा मैं कहीं बाहर गई अपने क्लास फेलोज़ के साथ, तो मेरे कज़नों ने मेरे घर में शिकायत लगाई कि वो इस सब बड़े लड़कों के साथ वो कहीं बाहर गया है, ऐसे है वैसे है। तो जब मैं घर आई तो मेरे भाई और मेरे अब्बू, जब मैंने उनको देखा तो मैं इतना डर गई कि मेरे भाइयों ने ऐसे रस्सी रखी हुई, तो मेरे भाइयों ने मेरी टांगें बांधी। और अब आके पता चला कि वो थर्ड डिग्री की जो कहते हैं ना उसको, थर्ड डिग्री जो टॉर्चर करते हैं वो क्या होता है कि मेरे अब्बू ने मुझे इतना मारा कि मैं सीधी लेट नहीं सकती थी, आता कि मेरा कसूर कुछ भी नहीं था। इस वक्त आपकी उम्र क्या है? उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन कोई 12-13 साल।
तो मैं वो मिल से तरीके से लेट नहीं सकती थी कि मुझे इतनी वो पेन होती थी। फिर मैं उनको ये भी नहीं बता सकती थी कि ये जो कज़न जो आपको शिकायतें लगा रहे हैं ये मुझे किस किस तरह से ये मुझे हरासा करते हैं या मुझे क्या क्या कहते हैं। एक दफ़ा मुझे किसी ने मुझे मेरे कज़न ने उसने मुझे कहा कि आपको ना फूफो बुला रही हैं। मैं चली गई तो घर में कोई भी नहीं था। तो उसने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की। तो मैंने घर आके बताया भी कि उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन मेरी बात पे यकीन नहीं किया गया। फिर भी मुझे मार पड़ी और उसको कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वो मेरे अब्बू की बहन थी। और फिर मैंने अम्मी से कहा मैं कि मैं यहाँ से ना फिर मेरे अब्बू ने कहा मेरे भाइयों को कि इसको कत्ल कर दो। तो पूरी रात मेरी अम्मी मेरे घर के मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर वो बैठी रहीं कि रात को वो कुछ कर ना दें। फिर मुझे सुबह जब अम्मी नमाज़ पढ़ने लगी तो मुझे अम्मी ने जगाया। तो मैंने अम्मी से कहा मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मैं जाना चाहती हूँ। तो अम्मी ने कहा क्या, ठीक है तुम चली जाओ। फिर मैं पिंडी आ गई। तो पिंडी आके मैं अपनी सहेलियों से मिली, यहाँ पे मुझे ख्वाजा साहब मिले, उनके साथ मेरा उठना बैठना हुआ। फिर आस्ता आस्ता लेकिन वो पता चला कि यहाँ पिंडी में जो ख्वाजा साहब इनमें बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। और पब्लिक ने हमें हमेशा बुरा ही समझा है, उन्होंने हमें एक बुरा काम करने वाली मशीन समझा हुआ है। अभी हम बहुत से लोग हैं अच्छा काम करते हैं, लेकिन लोग हमारे अच्छे काम को नहीं देखते, वो हमें उसी में इंक्लूड करते हैं कि वो जो बुरा काम करते हैं। अच्छा, जब मैं पिंडी आई थी तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गुरु सिस्टम होता है कि जो गुरु हैं उनके चेले होते हैं, तो मैं शादियों के फंक्शन करती थी। रात को शादी पे जाना, हम लोग तैयार होकर जाते थे, फंक्शन करते थे। वहाँ पे लोग शराबें पी के इतने ड्रामे करते थे, हमारे साथ बदतमीज़ी भी करते थे, थप्पड़ मार देते थे, गालियाँ देते थे। लेकिन हमारे पास रोज़ी कमाने का सिर्फ यही ज़रिया था, तो हम लोग यही काम करते थे। तो वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था उस टाइम। फिर उसके बाद लेकिन मैंने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। फिर जब मैंने देखा कि हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती थी, डॉक्टर्स भी घबराते थे, यार ये किधर आ गए हैं, ये ख्वाजा सराय हैं, तो इनको हम ट्रीट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो हमें धुतकार देते थे। किसी हकीम के पास जाते थे, हकीम कहता था जो मेरे बाकी जो मरीद हैं या जो बाकी मेरे जो पेशेंट हैं वो बोलेंगे इस हकीम का ख्वाजा साहब से क्या तल्लक है, वो भी धुतकार देता था। फिर हम किसी अभी हॉस्पिटल के अलावा हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी इदारे में, तो वो हमें ऐसे ही ठुकरा देते हैं, वो तो हमें वो अहमियत नहीं देते जो आम पब्लिक को होनी चाहिए। इससे पहले मैं सोशल मीडिया में थी, एक चैनल था वहाँ पे मैं काम करती थी। तो फिर ऐसे ही मुझे एक दिन कॉल आई किसी ट्रांसजेंडर की कि इस तरह पंजाब पुलिस में इस तरह एक वो ख्वाजा साहब मांग रहे हैं, ट्रांसजेंडर मांग रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करे, तो क्या आप विलिंग हैं? तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैम एएसपी थी, उनके साथ मेरी फ़ोन पे तकरीबन 15-20 दिन हमारी बात होती रही, उन्होंने मुझे सारा बताया। फिर ऐसे ही जो हमारे यहाँ एक्स सीपीओ साहब थे उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझे हायर किया। बाकी पंजाब पुलिस ने, ख़ास तौर पर रावलपिंडी पुलिस ने ख्वाजा साहब को बहुत साथ दिया। अभी माशाल्लाह से जितने भी थाने बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत जो ना वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और बहुत सी बातें उनको भी सुननी पड़ती हैं मेरी वजह से, कि जब वो कहीं महफ़िल में बैठे होते हैं या किसी फैमिली में या किसी जगह पे, कि आप लोग ख्वाजा साहब के दफ्तर में होते हैं, ये है वो, लेकिन वो उस चीज़ को ना वो उसका मुकाबला करते हैं। वो उनको बताते हैं कि अब वो ख्वाजा साहब जो उस टाइम ये थे ना, वो अब नहीं है। मज़बूत, अंदर से मज़बूत नहीं हूँ अंदर से मज़बूत नहीं हूँ, अंदर से टूटी हुई हूँ। लेकिन ये है कि लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि मैं मज़बूत हूँ।
तहफ़्फ़ुज़ बेसिकली ये ख्वाजा असलम के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक दफ़्तर बनाया गया था कि ये कामयाब होगा कि नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे बतौर एज़ ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आई, जो मेरा स्टाफ है बाकी वो आप उनसे मिली हैं, तो उन लोग मैंने अपने स्टाफ को एक एक चीज़ बताई, जो हम लोगों में खामियाँ हैं वो भी बताई, जो हम लोगों में खूबियाँ हैं वो भी बताई, जो हमें चीज़ चाहिए मैंने उनको वो भी बताई। अब भी माशाल्लाह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर वो किसी भी थाने में नहीं जाते, क्योंकि पहले वो थानों में जाते थे तो आईओ उनकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक भी होती थी तो आईओ यही समझता था कि पब्लिक में अब ख्वाजा साहब को बिठाऊंगा तो पब्लिक कहेगी ये इसको क्यों बिठाया हुआ है इस तरह की, तो वो टाल मटोल कर देते थे। लेकिन इस सेंटर की वजह से अभी ख्वाजा साहब को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है थाने में कि पब्लिक को बाद में डील किया जाता है, पहले ख्वाजा साहब की बात सुनी जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे केसेस होते हैं, चाहे वो क्राइम के हैं, लास्ट रिपोर्ट है, टेनफ रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा एफआईआर की कॉपीज चाहिए उनको, या कानून क्या कहता है ट्रांसजेंडर के बारे में, या हमारे इख्तियारात क्या हैं, या कानून ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, वो सब कुछ यहाँ से उनको मिलता है। 2020 में हुआ, 13 जून 2020 को ये शुरू हुआ था। अभी माशाल्लाह से ये इंटरनेशनल लेवल पे ये डिमांडिंग भी है और दूसरे सिटीज़ में भी बन गया है। अभी ये इस्लामाबाद में बन गया है, कराची में बन गया है, फैसलाबाद में बन गया है। अब मतलब पंजाब से बाहर अब बात की पंजाब से बाहर ये इस्लामाबाद में है और कराची में। और जो अभी इस सेंटर की वजह से हम लोग आउट डिस्ट्रिक्ट भी केसेस करते हैं, जैसे वैसे तो हमारे पास पंजाब ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का ही था, लेकिन रिक्वेस्ट वे पे हम आउट डिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। तो जब से शुरू हुआ और अब से मतलब रिस्पॉन्स कैसा है, आपके पास ख्वाजा सर आते हैं और जी माशाल्लाह से हमारे पास बस हफ्ते में 7 दिनों में 5 दिन तो ख्वाजा सर आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 300 के लगभग भी ख्वाजा सर आ जाते हैं, तो वो भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम उसकी एप्लीकेशन लेते हैं और मुतल्लिका थाने में ई टैग करते हैं, फिर दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं। अगर तो वो जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है, अगर उसके ऊपर वो साबित होता है, फिर हम उसके ऊपर एफआईआर भी देते हैं। अभी रिसेंटली वही मैं आपको बता रही थी कि इस सेंटर की वजह से अभी एक ख्वाजा साहब को एक लड़के ने फ़ोन पे गालियाँ दी और वर्गल किस्म की चैट की और धमकियाँ भी दी, और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की टीम ने एक दिन में एफआईआर दर्ज की और 24 घंटे के अंदर उन्होंने मुलज़म भी अरेस्ट कर लिया और अभी वो उसको जुडिशल करवा दिया। अभी वो अडयाला जेल में है। कि ख्वाजा साहब की कोई भी एप्लीकेशन है, फिल फॉर उसके ऊपर एक्शन होता है और किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाती। और हमारा जो स्टाफ है वो चाहे रात के 3 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, 5 बजे हैं, वो ऑल टाइम वो हाज़िर होता है। और बेसिकली तो अभी तो माशाल्लाह से पूरे पंजाब में मेरा नंबर है सबके पास, और अभी हेल्पलाइन नहीं है तो वो आ भी जाते हैं और हमारे, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं और कोई भी बात होती है और मेरा नंबर 24 घंटे ऑन होता है, चाहे वो रात के कोई भी पहर हो, हम उनको ना वो फैसिलिटेट करते हैं। जी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। अभी तो पंजाब पुलिस ने ये जो कदम उठाया, इसकी वजह से पुलिस को, अभी ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं था, ये पंजाब पुलिस का अपना ये इनिशिएटिव था। अभी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार हैं, जैसे वकील हैं, क्योंकि बहुत से ख्वाजा से ऐसे होते हैं जो केस तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास इतनी फ़ीस नहीं होती कि वो वकीलों को दे सकें। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं उनके साथ एक मीटिंग करूँगी, उनको कहूँगी जिस तरह पंजाब पुलिस ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वो जब भी आते हैं उनको 24 घंटे हो, रात हो दिन हो, उनका काम हो जाए। इसी तरीके से वकील भी 24 घंटे उनके लिए हाज़िर हों और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ें। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं आपकी मदद की या मतलब इन
नहीं, गवर्नमेंट ने वादे बहुत से किए और कागजी कार्रवाइयाँ बहुत सी की हैं, लेकिन उसने अमल दरामद नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने जहाँ अभी ज़बरदस्ती हम अमल करवा रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी हमारी एक ख्वाजा सरा हैं, वो सीनियर लॉयर हैं। एक ख्वाजा सरा है, वो MBBS डॉक्टर है, कराची में है। बहुत सी हमारी ख्वाजा सरा हैं वो जो NGO चला रही हैं। और यंग जनरेशन है, ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यूनी गोइंग बच्चे हैं, जब तक ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तक, क्योंकि फ्यूचर इनका है, फ्यूचर में इन लोगों ने इन चीज़ों को संभालना है। आज अगर ये इस चीज़ को वो अपने सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, और ख्वाजा सॉन्ग के बारे में उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी मांग है, या जो वो चाहते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, जो उनके हुकूक हैं जो उनको मिलने चाहिए, तो अगर ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल में आगे इस तरह के सेशन होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे ख्वाजा सॉन्ग को वही अहमियत मिलेगी जो एक आम सिटीज़न को मिलती। मोस्टली तो ज़्यादा जो होती हैं वो यही होती हैं कि हरासा करने की होती हैं, और धमकियाँ, और वर्गैलिटी की होती है, और रेप केस होते हैं। अभी माशाल्लाह से जब से मैं आई हुई हूँ तब तक तो अभी तक तो सिर्फ एक ही मर्डर हुआ है। तो बाकी ये पब्लिक की तरफ से हरासा किया जाता है, रेप केस होते हैं, और लोग ये नहीं देखते कि इस ख्वाजा साहब के साथ जुल्म हुआ है। वो बल्कि वो भी उसी सेंस में सोचते रहते हैं, यार चलो इसके साथ पहले ये काम हुआ था, चलो अब मैं कर लेता हूँ। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए ये काम करते हैं। और पब्लिक आज भी हमें बस एक सेक्स वर्कर समझती है, वो हमें वो अहमियत नहीं देती। अगर पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि हम उनके शाना बशाना खड़ें, अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम ला के उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके जो भी जिस डिपार्टमेंट में है वो अपने डिपार्टमेंट की इज़्ज़त और वक़ार के लिए मेहनत करता है, तो डिपार्टमेंट का भी काम बनता है कि वो लोगों में अवेयरनेस लेके आए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से, जो उनको क्या कोई बिल पास कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल तो पास हुए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ की है कि कागज़ी कार्रवाई है, और ये जो बिल भी पास हुआ है ये गवर्नमेंट ने पास किया नहीं है, ये हम लोगों ने पास करवाया है। हम लोगों ने स्ट्राइक्स की, एहतजाज किए, रोना धोना किया, तो जब जाके ये काम हुआ है। और वो भी बिल सिर्फ अभी पेपर वर्क है बस, और कोई बंदा भी इस पे इसलिए बात नहीं करता कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और हाँ, एक बात है, आप अगर हम लोगों की बुराइयां सुनना चाहते हैं ना, तो आपको 10 बंदे खड़े होकर बुराई करेंगे हमारे। अगर आपने किसी से बोलना है कि अच्छा ही करें, एक भी बंदा खड़ा होकर अच्छा ही नहीं करेगा। उसको पता है अगर मैं अच्छा ही करूँगा तो लोग बोलेंगे कि इसके साथ क्या तल्लक है, ये जो उसकी अच्छाई कर रहा है। अब हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने गिरबानों में नहीं झांकते, वो किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनका मेन टॉपिक क्या होता है? ट्रांसजेंडर एक्ट। किसी यूट्यूबर के पास चले जाएं, वो हमारे दुखों को नहीं देखता, वो हमारी जो माशी ज़िंदगी है उसको नहीं देखता, बस हमारी ज़िंदगी को और हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको उछालने के लिए जी वो तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी जैसे आप आई हैं, आप लोग स्कूल में जाती हैं, अभी आपके स्कूल के आप जब स्कूल जाएंगी तो आपने वहाँ पे ये चीज़ पेश करनी है। उनकी सोच इस तरह की है, उनकी थिंकिंग। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग सारे दूध के धुले हैं। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे अच्छे बुरे इंसान होते हैं। हमारी फील्ड में भी कुछ अच्छे इंसान हैं, कुछ बुरे इंसान हैं, लेकिन हमारी फील्ड को अच्छे इंसानों की तरफ वो नहीं देखते। वो जो बुरे इंसान हैं ना, वो जो अच्छों को वो उन बुरों में इंक्लूड करते हैं। ये हमारी जो सोसाइटी है ना, अगर 10 बंदे अच्छा काम कर रहे हैं
2 बंदे गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने उन 10 अच्छे बंदों को भी 2 के साथ मिलाना है, ना कि उन 2 को 10 के साथ मिलाना है। तो आम लोगों के लिए मतलब गवर्नमेंट से हट के जो आम आवाम है तो उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज है कि उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए और वो मैं आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमसे दुआएं ना करवाएं। अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ करना, ठीक है। ये भी कहते हैं दुआ करना और बाद में गलत सोच भी रखते हैं। पहली बात है वो हमसे दुआएं ना करवाएं, हमारी इज़्ज़त कर लें, यही बड़ी बात है। अल्लाह ने हमें बनाया है इस तरह का, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी इन्हीं लोगों के पेटों से पैदा हुए हैं, इन्हीं लोगों के खून के कतरे हैं हम, तो फिर हम लोग बुरे क्यों?